आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू, शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर में पदस्थ हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव के कारण और उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद फिर भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, उसके उद्भव के पीछे जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से जो 45 तक चला, इस युद्ध को में हुए जो जन धन की व्यापक हानि हुई, तो इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र संगठन का जन्म हुआ है। इससे पहले भी हम देखते हैं, जब 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, लेकिन यह उतना सफल नहीं हो पाया। तो इसी के अनुक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि विश्व में आगे होने वाले युद्धों को रोका जा सके और जो छोटे मोटे युद्ध विवाद होते हैं उनको आपस में शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सके। इन उद्देश्यों को लेकर के 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और अब देखते हैं कि भारत तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से था। सैन फ्रांसिस्को में जब 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल था और शुरू से ही भारत की ये मान्यता थी कि वह विश्व में शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस कारण से जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से प्रमुख भाग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले तो जनरल असेंबली, सामान्य सभा, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर सचिवालय, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक न्यास परिषद। 1994 से न्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया है फिलहाल। तो अभी 5 जो प्रमुख होंगे वे ही कार्य। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न और बहुत सारे विशेष एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से यह पूरे विश्व में कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो यदि उसके उद्देश्यों को लेकर के चलें तो सबसे जो प्रमुख उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले जो ऐतिहासिक आधार पे विभिन्न महाशक्तियों ने अनुभव किया कि जो छोटे मोटे विवाद होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, यदि उनको हम वहीं सॉल्व कर दें तो वह धीरे धीरे बड़े युद्धों के रूप में जन्म नहीं लेगा और विश्व युद्ध नहीं होंगे। तो विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए और विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। अब हम देखते हैं कि भारत किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो इसके पहले भारत की जो ऐतिहासिक अनुभव था, एक उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत अपनी यात्रा की थी। तो इस कारण से उसके अंदर साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद और रंग भेद, जाति भेद का विरोध, तो ये सब चीजें जो भारत ने इनहेरिटेड की, इन सब का उसके विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ा। और भारत जब आजाद हुआ तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए उन सभी को अपने विदेश नीति में शामिल किया। विदेश नीति के आधार हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और उद्देश्य हैं। इस तरीके से भारत का शुरू से ही संस्थापक सदस्य होने के नाते
एक विश्व संगठन के रूप में यूएन की भूमिका पर बहुत ज्यादा विश्वास था और हमेशा से वो यूएन यूनाइटेड नेशंस को एक शक्तिशाली प्रणाली के रूप में बढ़ाने में प्रयासरत था। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में है। तो सबसे पहला है कि भारत उपनिवेशवाद के अंत के लिए यूएन के मंच से जोरदार कार्य किया। पूरे विश्व से उपनिवेशवाद के अंत के लिए भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 और 60 के दशक में हम देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश जो धीरे धीरे साम्राज्यवादी देशों से स्वतंत्रता प्राप्त किए, तो इन देशों की आवाज को मुखर करने में भारत ने बहुत ही नेतृत्व प्रदान किया। 1960 में जो उपनिवेशवाद के अंत के लिए एक घोषणा की गई थी, जिसमें बिना शर्त सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के बारे में कहा गया था, उसको बनाने में भी भारत की भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रंग भेद और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने 1965 में जो नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अभिसमय पारित किया गया, उसमें हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देशों में से था। और दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद और नस्ल भेद की भेदभाव को समाप्त करने के लिए बहुत ही प्रयास किया और यह प्रयास बहुत ही सराहनीय था। पूरे विश्व के देशों के द्वारा भी इस प्रयास को मान्यता दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किया भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। तो भारत शुरू से ही निशस्त्रीकरण के समर्थन में बहुत सारा कार्य किया है। आप देख सकते हैं परमाणु निशस्त्रीकरण में भी भारत का प्रयास बहुत सराहनीय था। सबसे पहले तो भारत ने अपने यहाँ जब 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए ही उसने कहा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। फिर हम देखते हैं कि 1965 में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के अप्रसार करने की बात कही। फिर 1996 में देखते हैं कि व्यापक परमाणु परीक्षण के बारे में भी सह प्रायोजक था भारत। लेकिन कुछ एनपीटी सीटीपीटी जैसे पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। वो इसलिए क्योंकि भारत चाहता तो है कि परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन हो, लेकिन ये जो संधियां हैं वो भेदभावपूर्ण है, इस कारण से उसने। लेकिन भारत का हमेशा प्रयास रहा है कि सभी प्रकार के हथियारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जाए। 1996 में एक जो यूएन के अंतर्गत निशस्त्रीकरण आयोग बना था, उस पर भी एक सदस्य के रूप में भारत ने निशस्त्रीकरण के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें 1996 से लेकर के 2020 तक सभी परमाणु हथियारों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के बारे में कहा गया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जितने भी निशस्त्रीकरण आयोग बने हैं, उन सब में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद को लेकर के भारत की क्या भूमिका है। तो भारत हम जानते हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए महाशक्तियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टिकोण से जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, तो उसमें 5 विश्व की शक्तियां जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी थी और शक्तिशाली थी, उनको स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और फ्रांस शामिल थे। और कुछ अस्थायी सदस्य भी हैं जिनके ऊपर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व है पूरे विश्व में। तो भारत लगातार ये मांग कर रहा है अपने G4 सदस्यों के साथ। G4 में शामिल है जापान, जर्मनी, ब्राजील और इंडिया।
ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परिस्थितियों के बदलाव में, शक्ति संरचना का बदलाव जो आया है अंतर्राष्ट्रीय समय में, और वर्तमान जरूरतों के हिसाब से भारत सहित G4 के सभी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में जगह दी जाए, क्योंकि सुरक्षा परिषद में शामिल होने से भारत और भी महत्वपूर्ण ढंग से विश्व स्तर पर होने वाली जो समस्याएं हैं उनको हल करने में मदद कर सकता है। सुरक्षा परिषद का तत्कालीन यदि स्थायी सदस्य बन जाए जो वीटो पावर सहित हो, तो बहुत सारी समस्याओं के बारे में तत्काल बैठक आयोजित करने के बारे में पहल कर सकता है और भी बहुत सारी शक्तियां उसको मिल जाएंगी। और ये दावा करता है, उसके पीछे भी ठोस कारण है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या के स्तर में भी देखें तो द्वितीय स्थान पर है। फिर अर्थव्यवस्था या सैनिक ताकत के आधार पर भी हम देखेंगे तो प्रथम 5 देशों में भारत की गिनती होती है। तो इस तरीके से जो भारत का दावा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का वीटो पावर सहित, वो दावा बिल्कुल सही है और भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन करके वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सके। तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के आधार पर भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। अब हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्या भूमिका है। तो भारत की मान्यता शुरू से ही थी कि सभी जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको विकास करने में जो विकसित देश है सहायता करें। तो विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन मुद्दों को विकासशील देश की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उठाने के लिए भारत ने सभी विकासशील देशों का नेतृत्व किया। उसने G77 बनाने के लिए, ग्रुप 77 बनाने के लिए, फिर UNDP लाने के लिए, फिर विकास के मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने के लिए भी बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। और हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सामाजिक आर्थिक परिषद के जो विभिन्न अंग हैं उसके माध्यम से भी भारत उन सब में भी बहुत योगदान कर रहा है, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, इन सब में भारत का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से आतंकवाद की समस्या को भी दूर करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का भारत इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस तरीके से आज पूरे विश्व में एक वैश्विक आतंकवाद बड़ी समस्या के रूप में फैल गया, इसको समाप्त करने के लिए भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए हमको, और वैश्विक आतंकवाद को रोकने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। आतंकवाद पूरे मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। तो इस बात को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमुखता से उठाता है। फिर हम देखे हैं कि 1996 में भी CCIT जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के रूप में कार्य योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें पूरे विश्व से आतंकवाद को दूर करने के लिए सभी राष्ट्रों में सहयोग करने की एक अपील भी की गई थी। तो आतंकवाद पर जो कुछ राष्ट्र हैं जो दोहरा मापदंड भी अपनाते हैं, उस पर भी रोक लगाने के लिए प्रयास किया गया। फिर एक महत्वपूर्ण, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान है, वो है UN पीस कीपिंग फोर्सेस, मतलब शांति स्थापित करने के लिए जो UN के पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसमें भारत का योगदान बिल्कुल महत्वपूर्ण है और सराहनीय है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिकों में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। अभी तक भारत ने करीब 40 से भी ज्यादा मिशनों में भाग लिया है और अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, और इसकी भूमिका को सारे विश्व के देशों के द्वारा भी सराहा गया। जिस निष्पक्षता के, जिस प्रोफेशनलिज्म और जिस समर्पण के साथ भारतीय शांति सैनिक अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, इसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से लेकर के सभी राष्ट्र करते हैं। 1993-94 में
53-54 में, सॉरी 53-54 में जब कोरिया संकट प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के अभी तक भारत शांति सैनिकों के माध्यम से अपना योगदान लगातार देता जा रहा है। फिर चाहे कांगो संकट हो, लाओस में हो, कंबोडिया में हो, सोमालिया में हो, सिएरा लियोन में हो, बहुत सारे जगहों पर भारत ने शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ का साथ दिया है। और इस क्षेत्र में भारत के प्रमुख जो व्यक्ति हैं विजय जेटली और सतीश नामबियार, इन्होंने तो बहुत सारे शांति मिशनों का नेतृत्व भी किया है। तो इस तरीके से देखते हैं, और बहुत सारे सिर्फ शांति निर्माण में ही नहीं, कई जगह भारत के शांति सैनिकों ने वहां निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में भी अपनी भूमिका दी है। कई जगह नागरिक प्रशासन में भी भाग लिया है और राष्ट्र निर्माण में भी अपना भाग दिया। इस तरीके से शांति सैनिकों के माध्यम से भारत का कार्य तो निश्चित रूप से बहुमूल्य है और सराहनीय है। इसके बाद हम देखते हैं मानवाधिकार के बारे में। क्या मानवाधिकार जो परिषद है उस पर भारत का क्या योगदान है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने जो विभीषिका, जो जनधन की व्यापक हानि देखी थी और मानवाधिकार के उल्लंघन का जो केस देखा था, उसके आधार पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये महसूस किया कि सभी देशों को मानवाधिकारों के संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए 1948 में एक मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की गई, जिसको हम यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं, 1948 का। और इस मानवाधिकार के द्वारा सभी देशों से ये आग्रह किया गया, अपेक्षा की गई कि वे अपने अपने देशों में मानवाधिकारों का संरक्षण करेंगे। तो भारत शुरू से ही मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति निष्ठावान है। भारत ने जब अपना संविधान निर्माण किया तो अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करके मानवाधिकार के संरक्षण को आत्मसात कर लिया था संविधान में ही। फिर मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए भारत ने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया हुआ है। और जब 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह एक नया संगठन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बना, उसमें भी भारत एक सदस्य है। और भारत सभी प्रकार से मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस तरीके से देखते हैं कि मानवाधिकार के भी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को व्यापक ढंग से पूरा करता है। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न विश्वव्यापी वैधानिक निर्णयों को अंजाम देने वाली एक संस्था है, जहां विभिन्न देशों के बीच में कुछ यदि विवाद होते हैं तो उनका निपटारा किया जाता है। तो भारत का इसमें भी योगदान है। फिर हम देखते हैं कि भारत ने इन सब के अलावा भी संयुक्त राष्ट्र के मंच का बहुत सारे मुद्दों को विश्व स्तर पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया है। हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, जो कि एक वैश्विक समस्या है, तो जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी एक विश्वव्यापी प्रयास करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। जलवायु जो संकट है, जो पर्यावरण संकट है, उसको उसके साथ साथ पर्यावरण न्याय की बात भी की है। और इसके बाद हम देखते हैं चाहे गरीबी उन्मूलन हो और बीमारी और अशिक्षा को दूर करने के लिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, उसको निर्धारित करने में भी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे जो भी विशिष्ट एजेंसियां हैं, उसके माध्यम से भी भारत लगातार यह प्रयास कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता रहे। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरी तरीके से मानता है और
इस संगठन के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान स्वयं भी देता है। तो हम कह सकते हैं, एक निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वह निश्चित रूप से एक ऐसा मंच है जिस पर विश्व के सभी देश आकर के, करीब 193 देश वर्तमान में सदस्य हैं, और सभी देश आकर के इस प्लेटफॉर्म में अपनी जो भी छोटे मोटे विवाद हैं उसको आपस में बातचीत से सुलझा करके हल कर सकते हैं, जिससे कि वो एक बड़ी मतभेद या विवाद के रूप में आगे ना बढ़े और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके साथ साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति पूर्णतः समर्पित है, और हम देखेंगे अभी पिछले वर्ष ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उसका अपना बजट होता है उसको समय पर पूरा पूरा देता है, और 193 सोलर पैनल लगाए गए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में, और जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसके विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है, और हर समय नए नए सदस्यों का प्रवेश पर भी लगातार वह समर्थन करता है। जैसे कि आप देखेंगे शुरू में जब चीन नया राष्ट्र, वहां साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, तब भी भारत ने उसको तुरंत सदस्यता देने के लिए अपना समर्थन दिया था, और भारत इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ को एक मजबूत विश्वव्यापी प्रणाली बनाने में मदद करता है, प्रयास रहेगा भारत का, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का भी प्रयास कर रहा है, ताकि वर्तमान समय के जो विभिन्न विश्वव्यापी समस्याएं हैं और सामाजिक आर्थिक विकास की जो विषय हैं उन पर भी ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।